Are you witnessing that withdrawal line or a different kind of a line in this small fall which we have seen? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल होल्ड करते हैं तो घटिया फंड भी चुन लीजिएगा तो आपको फायदा ही होगा। तो आपका सिलेक्शन मेथोलॉजी क्या है? रिटर्न के साथ और आप क्या देखते हैं कि इन्वेस्टर कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सके? मुझे लगता है कि जब तक आप 5 साल तक इन्वेस्ट नहीं कर लें, आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड नहीं करना चाहिए। कई लोग के डीमैट में शेयर्स पड़े हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पे लिया हुआ है, बट अभी जो गोलीबारी चल रही है तो अभी क्या करना चाहिए उसको? हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज के फेस टू फेस के अंदर में मैंने म्यूचुअल फंड के एक वेटरन है उनसे बातचीत की। मैं जब करियर की शुरुआत किया था तो मैंने एक्चुअली में कई लोगों से कनेक्ट किया था। मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बड़ी एक्साइट की थी और मैंने ज्वाइन भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किया था। तो आज के जो एक्सपर्ट है ना, उनसे बहुत सारे मेरे मन में सवाल थे और आपके भी सवाल होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में कि मैं एसआईपी कैसे करूं, कहां करूं, कब रोकूं, एसआईपी को रोकूं कि ना रोकूं, एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे ये एक आम सवाल है जो आम आदमी के लिए रेलिवेंट है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में तो हम सब इन्वेस्टेड है और रेलिवेंट क्वेश्चंस मैंने कोशिश की उनसे पूछने की। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन था। हमारे जो गेस्ट थे उनका नाम है धीरेन्द्र कुमार। ये वेटरन है मार्केट के। 94 से वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ट्रैक कर रहे हैं, उनको रेटिंग कर रहे हैं और उनकी जो कंपनी है वैल्यू रिसर्च, ये एक तरीके से बेंचमार्क है इस इंडस्ट्री के लिए। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक देखिएगा। 1 घंटे का सेशन है, बट यू विल रियली एंजॉय दी कोर इश्यूज जो मुझे लगा कि मुझे उनसे समझना चाहिए और आप लोगों के लिए इस लर्निंग को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो चले बुलाएं उनको, चलिए। हेलो धीरेन्द्र सर, वेलकम टू फेस टू फेस। धन्यवाद आपका सर। 2001 में सीए का फाइनल एग्जाम देने के बाद में मैंने कई लोगों को ईमेल किया था कि यार ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मुझे समझना है, क्योंकि बड़े नेसेंट स्टेज पे थी इंडस्ट्री। उस समय यूटीआई का फियास्को भी चल रहा था और मुझे बड़ा फैसिनेशन हुआ कि इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है, या इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और यूएस में तो ये काफ़ी बड़ी है। तो मुझे लगा कि यार ये इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। एंड आप भी उसमें से एक थे जिनको मैंने मेल किया था 2001 में। बट यू नो, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद जेएम म्यूचुअल फंड एज अ मार्केटिंग इंटर्न इन दी सेल्स डिपार्टमेंट। आपको याद होगा मिस्टर प्रबल नाग और कृष्णमूर्ति विजयन, ये लोग थे वहाँ पे जो लीड कर रहे थे। और मैंने शुरुआत अपने करियर की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, और मैं तब से आपको जानता हूँ। जी। You have seen this industry from a toddler baby to I think now we can call it this industry a teenager, or it's already an adult. I would still call it a little younger than a teenager, going by the scale of it, given that given the scale of India. But in terms of ऑपरेशनल प्रोसीजर, जिस तरह से ये काफी मैच्योर इंडस्ट्री इंडिया का हो गया है। हमारे रेगुलेटर्स की वजह से, अलग तरीके के प्लेयर्स की वजह से, उनके इनोवेशन की वजह से और टेक्नोलॉजी से जो तरक्की पहले 5 साल 10 साल में होता था वो अब हमारे यहाँ काफी रफ्तार से हो जाता है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हो, रिसर्च में हो, कस्टमर सर्विस में हो, जो अकाउंटिंग में है। जिस तरह से एक तो सबसे जादुई चीज जो हुआ है, जिस तरह से पैसा जैसे मूव करता है। पहले आप चेक लिखते थे और वो क्लियरिंग में जाता था। अब आप पैसा भेजते हैं और वहां पे पहुंच जाता है। तो definitely, I mean, a massive technology convergence has happened across the board in all financial services products, जिसका बेनिफिशियरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी है। पर धीरेन्द्र सर, आज मुझे ना मौका मिला है आपके साथ एक सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ। वो है फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, एंड क्योंकि आप बहुत एडुकेट करते हैं लोगों को, आई हैव सीन यू पर्सनली ऑल्सो टेकिंग सेमिनार्स। तो बाजार के अंदर में जो उतार चढ़ाव है, एंड दैट इम्पैक्ट्स टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर, और जनरली देखा गया है कि जब तेजी का बाजार होता है तो लाइन लगी हुई रहती है, राइट। और बाजार में जहाँ थोड़ी सी नरमात आ गई वहाँ पर अलग तरीके की लाइन लग जाती है। तो आर यू विटनेसिंग दैट withdrawal line or a different kind of a line in this small fall which we have seen? Not at all.
In fact, on the contrary, it might be happening somewhere. It might be happening at the broker's place. It might be happening with the people who are in the derivatives and this and that. But the big shift that we have seen, for the first time, we have seen the inflows of, investors' money into mutual fund, which is substantially not been seasonal. पहले क्या होता था कि एक इन्वेस्टमेंट करने का मौसम आता था, और मौसम नॉर्मली ना बुल रन के लास्ट लेग में होता था। 2008 आपको याद हो कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का बूम चल रहा था। 2000 आपको याद है जब आप बता रहे हैं कि आपकी करियर की शुरुआत हुई, तो उसके तुरंत बाद टेक्नोलॉजी बूम उस समय खत्म होने वाला था, और उस समय लोग रातों रात पैसा लगा रहे थे कि कहीं बस छूट नहीं जाए। तो ये बहुत ही नॉर्मल साइकिल है। आम तौर पे नए निवेशक जिनको बाजार के उतार चढ़ाव का पता नहीं है, वो आते ही इस वजह से हैं कि बाजार में तेजी से पैसा बन रहा है, और कहीं वो मौका छूट ना जाए। और पहली बार, और ये सीखने का दाम आपको देना पड़ता है। किसी और काम में, किसी और चीज में आपके गुरुजी होंगे जो कि आपको बताएंगे, आपके मेंटर होंगे जिनसे आप सीख सकते हैं, उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट का कारोबार है, या इन्वेस्टमेंट का जो ये स्टेप्स है, इसमें आपको अपना पैसा गंवाना पड़ता है, उसके बिना आप नहीं सीखते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह होती है कि निवेशकों को शुरुआत में ही गलती करना चाहिए, ताकि वो, और जल्दी जल्दी सब कर लेना चाहिए। F&O भी कीजिए, नए फंड में भी लगाइए, IPO में भी लगाइए, सस्ता जान छूट जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ लूज करने को होता ही नहीं है ज्यादा। सही बात है। तो एक टिपिकल इन्वेस्टर की बात करें तो देर आर जनरेशन्स हु आर इन्वेस्टर्स नाउ। बेबी बूमर्स हैं जो कि मैच्योर और एक एज वाले इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जैसे जनरेशन एक्स वाले लोग हैं, जो ट्रांजिशनरी जनरेशन जिनको मैं बोलता हूँ, वो 40 और 45 वाले जो एज वाले हैं ना, जो दोनों साइड जिनकी रिपोर्टिंग होती है, फादर को भी रिपोर्ट करते हैं और अपने बच्चों को भी रिपोर्ट करते हैं, तो वो ट्रांजिशनरी जनरेशन है। फिर उसके बाद मिलेनियल्स है, जो मेरी वाइफ का जनरेशन है, वो अलग ही तरीके से सोचते हैं। फिर अल्फा है, अभी तो बीटा भी पैदा होना चालू हो गए। तो क्योंकि आप इतने लोगों से बातचीत करते हैं, यू कम अक्रॉस वेरियस एजेस, कहाँ आपको सबसे ज़्यादा एक मैच्योरिटी होती है ना कि चलो मार्केट गिर रहा है, कोई बात नहीं, और पैसे डालो? डू यू थिंक जिनके पास में पैसा ज़्यादा है उनमें मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, विच इज़ लाइक द बेबी बूमर्स और दी जनरेशन एक्स गाइज हु हैव नाउ बिल्ड अ वेल्थ? और आपको लगता है जो यंगस्टर्स है ना, ये बहुत मैच्योरली सोचते हैं, वो हड़बड़ी में नहीं रहते हैं कि निकल लो अब मार्केट से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो अगर आप देखें कि अगर ह्यूमैनिटी को आप डिवाइड कीजिएगा, तो लोग अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति या तो वो बचाने वाला होता है या वो खर्च करने वाला होता है। करेक्ट, करेक्ट। कुछ लोग होंगे जो कि अपनी पहले तनख्वाह से अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदेंगे, अपने पिताजी के लिए कुछ खरीदेंगे और बाकी पैसा बचाएंगे। कुछ लोग होंगे जो कि ये भी करेंगे और जाकर के EMI पे आईफोन भी खरीदेंगे, ताकि अगले 3 साल का जो आमदनी है वो उनका पहले दिन ही खर्च कर देंगे, इस भरोसे में कि ये आमदनी तो जारी रहेगा। तो ये बचाने वाला आदमी एक है, खर्च करने वाला आदमी एक है। दूसरा कि उम्र का मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके। इस उम्र का आपका मैच्योरिटी केवल आपके एक्सपीरियंसेस से आता है, आपके परिवार के एक्सपीरियंसेस से आता है, उसको एब्जॉर्ब करने से आता है। अगर आपने बहुत कुछ देखा है, अगर आपके घर में कोई ऐसा आदमी हो जिसने फैक्ट्री चलाया था, बड़ा सक्सेसफुल था, और उसके बाद दिवालिया हो गया और उसका घर नीलाम हो गया क्योंकि उसका कारोबार फेल कर गया, तो यहाँ पे किसी भी तरह की बेईमानी नहीं हुई, लेकिन एक कारोबार फेल कर गया। अगर आप इस परिवार में बड़े हुए हैं तो आपके लिए, आपको काफी पूरी जिंदगी तक भर आप शायद इससे निकल नहीं पाएंगे कि आपको लोन नहीं लेना चाहिए, या लोन एक्सेप्शनल सिचुएशन में लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैच्योरिटी का उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। आपके अपने एक्सपीरियंसेस आपको मैच्योर बनाते हैं। कई बार आपके एक्सपीरियंसेस भी आपको मैच्योर नहीं बनाते हैं, आप लूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में स्पेकुलेटिव इंस्टिंक्ट होता है। आप लूज कीजिएगा और फिर जैसे और ये एक लत होता है। इसका धन इकट्ठा करने से कुछ लेना देना नहीं है। आपने पता नहीं, मैं कलकत्ता के पास में बचपन में बड़ा हुआ हूँ, और कलकत्ता में बहुत सारे मेरे पारिवारिक मित्र वहां पे लोग रहते हैं जो बड़ा बाजार में रहते हैं, या आपको पता नहीं, शायद आप बहुत छोटे होंगे, वहां पे एक फाटके का बिजनेस चलता था। एब्सोल्युटली।
जिसका कि अंडरलाइन से कुछ लेना देना नहीं था। एब्सोल्युटली। कहाँ पे, और लोग वहां पे, सारे कारोबारी लोग हजारों की तादाद में गैर कानूनी एक दाम पे, एक डायरी में दाम नोट करके एक दूसरे से सौदा और उसको ऑनर करते थे। जी। इसमें लोग दिवालिया भी होते थे, इसमें लोगों का पैसा भी बनता था। तो ये एक गैम्बलिंग ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट भी है जिससे बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं, जिससे बहुत लोग रह पाते हैं। तो जो आपका सवाल था, आप कभी भी शायद मैच्योर नहीं होंगे और शायद आप मैच्योर ही हैं। हाँ, गॉट इट, वेरी वेल सेड। परिस्थितियां ही मैच्योरिटी लेके आती है। वेरी वेल सेड सर। सर एक काम करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर सुन रहे हैं ये, और हर एज के इन्वेस्टर सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए एक कॉल टू एक्शन, एक हैक बनाते हैं कि 20 साल का जो अभी सुन रहा है उसको अपने फिनेंस की जर्नी कैसी जीनी चाहिए। म्यूचुअल फंड को बेस मान लेते हैं कि चलो म्यूचुअल फंड से ही मुझे चालू करना है, मैं वहीं पर ही कंफर्टेबल हूँ। और 30 साल वाले को क्या करना चाहिए, 40 वाले को क्या करना चाहिए, 50 वाले को क्या करना चाहिए। बिकॉज आई एम श्योर आप भी मानेंगे ये बात कि हर एज वाले को थोड़ा तो अपने हिसाब से ट्वीटिंग करनी चाहिए कि कहाँ कितना पैसा कैसे डाले, कंसिडरिंग द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड, द यूनिवर्स विच वी हैव। नहीं विवेक, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। ओके। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो 20 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, अगर वो पहली बार बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट एक अलग तरीके से होना चाहिए। अच्छा। अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये आप समझिए कि आप तालाब में तैरने जा रहे हैं और पहली बार आप जा रहे हैं। इसके पहले आपको केवल यही पता है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, एक होता है, और वो आपको कुछ नहीं करने पे 4% मिलता है, बैंक में पड़ा रह गया तो। अगर आप थोड़ा सा उसको लिक्विडिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और सेफ्टी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको 7% मिल जाता है। तो ये जो बाजार का जो उतार चढ़ाव है, जिसमें लोग कहते हैं कि आपको 12 से 18-20% सालाना लोगों को मिला है, लेकिन वो 18% देने वाला फिक्स डिपॉजिट नहीं है। तो जो 18% फिक्स डिपॉजिट देने वाला नहीं है, उसमें ये होता क्या है कि किसी साल आपको 50% रिटर्न मिलता है, किसी साल 60% मिलता है, और उसके बाद अगले साल -20% हो जाता है। अगर आपने लगाया और वो -20% हो गया तो आपका विश्वास इसमें बन ही नहीं पाएगा। इसलिए शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज सारे निवेशकों के लिए यही है कि आप बाजार में कैसे पार्टिसिपेट करें कि आपका विश्वास बन पाए। और इसलिए जरूरी है। और यहाँ पे अब मैं आपके मूल सवाल पे आता हूँ कि एक 20-22 साल में अगर कोई नौकरी शुरू कर रहा है एक बच्चा, तो उसको कहाँ लगाना चाहिए। उसको एक चीज खाली ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी में पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, 10 शेयर में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल नजरिया रखिए लंबे समय का। नजरिया रखिए कि आप कुछ कंपनी के छोटे मालिक बन रहे हैं, आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं और आप उसके भागीदार बन रहे हैं। अगर ये केवल ये नजरिया आप रखते हैं तो आपके पूरे निवेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि उसी समय जैसे आप इस तरह से सोचते हैं और आप एक शेयर में इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि CNBC के नीचे, स्क्रीन के नीचे एक दाम जा रहा है और कहीं कुछ बढ़ गया है, कुछ घट गया है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अलग एक्सरसाइज हो जाता है जैसे ही आप उसको इस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि उसके पहले इन्वेस्टमेंट एक गेम लगता है। आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप कहीं और जाते हैं, कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, और बाजार का और लोग बाजार को रेफर भी ऐसे ही करते हैं कई बार कि मैंने बाजार बहुत खेला है। तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं है, बिल्कुल उनकी मानसिकता होती है कि आप बाजार में गेम खेलने के लिए आए हैं और यहाँ पे आप जीतने के लिए आए हैं और ये आप बाजी लगा रहे हैं। और ये सब एक्सप्रेशन बाजार में यूज होता है। और आपने हमेशा देखा होगा कि सिनेमा में भी लोग स्टॉक मार्केट में, कहीं पे आपने अधिकतर कहानी में देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग पार्टिसिपेट किए और दिवालिया हो गए क्योंकि स्पेकुलेट कर रहे थे। कोई आपको ये नहीं बताता है कि आप कंपनी के मालिक हैं। और जब आप ये 100 रुपए भी खरीद रहे हैं, और इसके लिए आपको कितना सावधानी से लगाना चाहिए, क्यों, आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए। अगर केवल आप मालिक का नजरिया रखें जी, तो आपके इन्वेस्टमेंट का पूरा फ्रेमवर्क बदल जाता है और आप अलग तरीके के सवाल पूछते हैं। आप अगर इन्वेस्टर नहीं है, स्पेकुलेटर हैं, तो आपके सवाल अजीब व गरीब होते हैं कि कोई आप किसी से पूछ रहे होते हैं कि क्या चल रहा है,
कल हाँ, बढ़ेगा क्या, हाँ, कहाँ खुलेगा, परसों तो ये होगा। और उसमें आप बहुत सारे टोटके में भी विश्वास करने लग जाते हैं कि अमेरिका हाँ, में ये हुआ है और यूक्रेन में ये हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये होगा। और लोग भूल जाते हैं कि जब हम कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं, चाहे किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं, जो कि अगले 40-50 कंपनी में पैसा लगा रहा है, हम्म, तो उसके पीछे लाखों आदमी सुबह 9 बजे अगले दिन ऑफिस में जा रहा होता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए। ये बाजार के उतार चढ़ाव से उस कंपनी के सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी की सेहत पे फर्क पड़ता है अगर अगर कुछ ऐसा हो जिस वजह से वो कंपनी बंद हो जाए, जी, तो आपका मालिकाना हक भी डूब जाएगा। जी, और ये हो सकता है। लेकिन ये जो बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है कि आज एफआईआई खरीद रहे हैं, आज ये हो रहा है, अभी अभी जो ये टैरिफ टैंट्रम शुरू हुआ है, हम्म, ये लोगों को ऐसे लग रहा है कि दुनिया खत्म होने पे आ रही है। आज से 2 वीक पहले एक मंडे को हम्म, ऐसा ही लग रहा था हम्म, कि दोबारा एक बार दुनिया खत्म होने पे आ रही है। हम्म, तो बाजार ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह के सारे जो मौके हैं जिसमें लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है और बाजार तो डूब ही जाएगा, ये बहुत ही शानदार मौका देता है निवेशकों के लिए, इस जी, नजरिए से देखने वाले निवेशकों के लिए। जी, जी। तो अगर मैं सपोज डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, मैंने 10 स्टॉक में डाल रखा है और वहां से ट्रम्प साहब टैरिफ की गोलीबारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है कि मेरे बिजनेस में जिसको मैं ओन करता हूँ अब, उसमें इनकी बातों का क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक आम जी आदमी उतना जल्दी उस चीज़ को इवैल्यूएट नहीं कर पाता है कि यहाँ टैरिफ आएगा तो उसके कारण चाइना में ये इम्पैक्ट होगा, उसके कारण इंडिया में ये इम्पैक्ट होगा। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने में समझदार आदमी को ही समय लग जाता है, तो आम आदमी तो कैसे ही समझेगा उस परिस्थिति में। जैसे आज की जो परिस्थिति है, कई लोग के डीमैट में शेयर्स पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे लिया हुआ है, बट हम्म। अभी जो गोलीबारी चल रही है, तो अभी क्या करना चाहिए उसको शेयर का? नहीं, इसमें मैं आपको दो कॉन्टेक्स्ट दूंगा। जी। एक तो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम में से किसी का कोई जोर नहीं चलता है। सही ट्रम्प बात। साहब वही करेंगे जो करेंगे, जी, और नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। जी, और ये लोग कुछ नेगोशिएट करेंगे, कुछ बात करेंगे। दूसरा कि हम लोग हमेशा ऐसे मौके पे हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। हम्म, हमारे देश का जो पूरा एक्सपोर्ट है, उसका 20% अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम सोचें कि हमारी और जितनी भी कंपनियां हैं जो, अच्छा ये केवल गुड्स पे लागू होता है। जी, टेक्नोलॉजी कंपनी जो सर्विसेज दे रही हैं, उनके लिए अलग समस्या है कि ट्रम्प साहब की हरकतों से अमेरिका में इतनी अनिश्चितता हो गई है कि वहां के कारोबार खर्च करना बंद कर देंगे, वहां जी, पे रिसेशन का असर हो गया है। लेकिन ये सोचना कि इसके वजह से, उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनी है वो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है कि नहीं। बहुत हम्म, सारी बाजार तो पूरा गिरा है, हम्म, और वो भी बाजार बाजार का भाग गिरा है जो उन कंपनियों का शेयर भी उतना ही गिरा है जो कभी आज तक एक्सपोर्ट ही नहीं किए हम्म, करती है। हम्म, तो ये जो बाजार का जो चाल है, आ, वो बहुत ही ब्रॉड होता है। हम्म, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक अच्छा मौका होता है। हम हमेशा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भूल जाते हैं हम्म, हम्म, कि है क्या, हम्म, कितना भाग। एक तो कि भारत का ही एक्सपोर्ट का 20% अमेरिका में जाता है। हम्म, हम्म, दूसरा कि हम लोग हाथ पे हाथ तो धरे बैठे नहीं रहेंगे। हम भी कुछ बदलाव करेंगे, हम भी कुछ उसके फेरबदल करेंगे, हम भी इस चीज के असर को कम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि समय लगता है हम्म, कि ट्रेड डील होगा, नेगोशिएट होगा। हम लोग हो सकता है अपना तेल कहीं और से खरीदने के बजाय अमेरिका से खरीदने लग जाए और हमारा ट्रेड बैलेंस के कगार पे पहुंच जाए, या उस दिशा में बढ़े। लेकिन इसकी इसकी वजह से आपको, अगर आपका अपना इन्वेस्टमेंट प्लान है, हम्म, तो मेरी मेरी जानकारी में आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया है जिसमें कि किसी और के पास कंट्रोल हो। हम्म, अगर आपके रिटायरमेंट का पैसा लगा हुआ है हम्म, और आपका रिटायरमेंट 10 साल दूर है, हम्म, तो आप इसमें के बारे में मुझे लगता है कि आपको ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हम्म, अगर आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए लगा हुआ है और वो बच्चा 3 साल के बाद जाएगा, तो 1 साल पहले साल का फीस जो है वो निकाल के फिक्स्ड इनकम फंड में डाल दीजिए और उसके बाद बाजार की तरफ मुड़ के देखना बंद कर दीजिए। ओके, अ, अधिकतर समय
कुछ नहीं करना, अगर आपके पास प्लान है तो कुछ नहीं करना सबसे अच्छा डायरेक्शन होता है, सबसे अच्छा स्टेप होता है। ये हम्म। बाजार में कुछ होता है और आपको कुछ करना जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट सिंपल रखना चाहिए। हाँ, दो चार चीज जो आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और वो आप केवल इन्वेस्टमेंट के समय ही कर सकते हैं। हम्म। हम्म। लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाइए, कम समय का पैसा कभी इक्विटी में मत लगाइए। हम्म। जब इस पैसे की जरूरत हो उसके पहले उसको निकालने की तैयारी कर लीजिए, हम्म। आखिरी दिन तक वेट मत कीजिए। हम्म। जब ये पैसा अच्छा खासा हो जाए, आप चालू करते हैं 5,000 रुपए के एसआईपी से, हम्म। और 5-10 साल 20 साल करने के बाद ये आपके पास हो जाता है 2.5 करोड़ रुपया, आप राइट। बहुत खुश। हम्म। ये सारा पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ है। हम्म। इस समय आप एसेट एलोकेशन करना भूल जाते हैं। पहले साल आपको एसेट एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं कि आप उसको बचाएंगे गिरावट से। हम्म। और कम उम्र में आपके पास रिस्क टॉलरेंस भी काफी होता है कि कोई बात नहीं, 1-2 साल का डूब भी जाएगा तो फिर और कमा लेंगे, जिंदगी बची है। हम्म। हम्म। जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, आपका रिस्क टॉलरेंस कम हो जाता है, आप अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, 10 साल बाकी है, आपको अफसोस होता है कि अरे ये 2.5 करोड़ रुपया था, अब घट के 2 करोड़ हो गया है। हम्म। और उससे बचने के लिए आपके पास, और उसका एक और भी फायदा है एसेट एलोकेशन करने का, कि जब आपके पास 2.5 करोड़ रुपया है और पूरा पैसा बाजार में लगा हुआ है, तो इस गिरावट में अगर आप लगाना चाहेंगे तो कहाँ से लगाएंगे? हम्म। तो अगर आप 10%, 20% अगर अपना फिक्स्ड इनकम में रखते हैं और इसको रीबैलेंस कर लेते हैं, तो बाजार में पैसा बनाना बहुत आसान है। हम्म। सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए। और एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग करने से यही होता है, एक मेथोडिकल तरीके से। इंटरेस्टिंग। तो अभी सपोज एक कोई भी एक इंसान है, राहुल है, वो एसआईपी किया जा रहा है और बड़ा पीसफुली किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट गिर गया तो वो विचलित नहीं हो रहा है। अब वो क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको नहीं, देख रहा है। ऑप्टिमिस्टिक नहीं, वो मुझे लगता है समझदार है। समझदार समझदार है। तो वो अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देख रहा है। अब एसआईपी जो कर रहा है वो क्या इस तरह का फॉल में है, कहीं से लमसम पैसा डाल के उसको और डाल देना चाहिए, या एसआईपी का क्वांटम बढ़ा देना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी? नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो रकम बढ़ा दीजिए। अच्छा। एसआईपी को हमेशा लोग कांस्टेंट के टर्म्स में देखते हैं कि मैं 10,000 रुपए का एसआईपी करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आपकी आमदनी चाहे उस समय 50,000 थी या बढ़ करके वो 5 लाख रुपया हो जाए, लेकिन आप वो 10,000 रुपया ही एसआईपी कर रहे होते हैं। हाँ बराबर है। आमदनी के साथ अपने रकम को बढ़ाइए, स्टेप अप अपने एसआईपी को स्टेप अप कीजिए। जी। दूसरा, आ, आपके पास अगर पैसा है तो जरूर लगाइए, लेकिन एक साथ मत लगाइए। जिस वजह से आप एसआईपी कर रहे हैं कि आप एवरेज करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है और आप पहले से एसआईपी कर रहे थे, हम्म। और ये पैसा आप लगा सकते हैं और अगले 10 साल के लिए लगा सकते हैं, आपको लग हम्म। रहा है कि ये मौका है, लेकिन साथ साथ डर भी लग रहा है कि कैसे लगाएं, तो 6 से 10 महीने में बांट करके या तो 10 स्टॉक में लगा दीजिए या 2-4 अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। स्टैगर करके लगाना, बाजार में पैसा लगाना गिरते बाजार में बिल्कुल गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा है। अगर आप हम्म। एक साथ पैसा लगाएंगे, हम्म। धीरे धीरे लगाइए, ताकि इससे आप उसमें आपको, निवेशकों को केवल एक चीज से बचना चाहिए कि आप कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसके वजह से आप बाजार को कोसते रहें और उसके बाद और आप बाजार से भाग जाएं। क्योंकि हम्म। जैसे अगर आप 10 लाख रुपए एक साथ लगाएंगे और ट्रम्प साहब अगर कुछ शाम को कुछ बोल दिए और अगर 5% और गिर जाता है, हम्म। तो स्थिति बदल जाएगी। हम्म। आपका विश्वास कम हो जाएगा, आपको आपको लगेगा कि ये 10 लाख देखते देखते 9.5 लाख हो गया। हम्म। और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप इसको स्प्रेड करके 10 महीने में लगाएंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा। तो निवेशकों को के बिहेवियर को कंडक्ट करके अधिकतर चीजों को मैनेज किया जा सकता है। हम्म। निवेशकों को बचना चाहिए कि वो बाजार के पीक पे ढेर सारा पैसा ना लगाए। उसी तरह से बाजार में गिरावट के दौर में गिरावट के बॉटम का वेट इंतजार न करें। हमें नहीं पता है कि बाजार कितने नीचे तक जा सकता है, और हमें ये भी नहीं पता है कि बाजार कब घूम करके ऊपर चढ़ने लग जाएगा और कब फिर रुके ही नहीं। जैसा 2000 जैसे कोविड में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला था कि अब तो और गिरेगा तब लगाएंगे, और वो मौका आया ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि निवेशकों को बचना चाहिए। आप एक अपना प्लान बनाइए जो आपके हाथ में है, इसके बजाय कि किसी और के प्लान पे निर्भर कीजिए। थोड़ा टाइम सर एसआईपी डिस्कशन पे और बिताते हैं, बिकॉज कुछ कॉमन नोशंस हैं एसआईपी के जो मुझे लगता है कि आप
और उसको या तो क्लैरिफाई करेंगे या इनहेंस करेंगे उसको, कि जनरली एसआईपी जो है वो पीरियोडिकल एसआईपी होता है, 7 तारीख या 8 तारीख को कांस्टेंट लोगों का पैसा उसके अंदर में जाता रहता है। वो एक इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कौन सा डेट पे मुझे एसआईपी करना है। कोई और तरीका है सर एसआईपी में थोड़ा क्रिएटिविटी डालने का, कुछ रिटर्न इनहेंस करने का कोई तरीका? मैं सिंप्लिसिटी में बहुत विश्वास करता हूँ। जी। और मैं सिंप्लिसिटी में एसआईपी के विश्वास करता हूँ। उसका एक मेजर कारण ये नहीं है कि कोई उससे हो सकता है कुछ बेहतर तरीका होता हो। लेकिन एसआईपी का जो सिंप्लिसिटी है वो ऐसा है कि आप कमाते हर महीने, किराया हर महीने देते हैं, गाड़ी का ईएमआई हर महीने देते हैं, मकान खरीद लिया आपने तो ईएमआई हर महीने दे रहे हैं। तो इसलिए निवेश भी हर महीने करना चाहिए। और जब आपकी आमदनी बढ़ जाए और आपकी बचत बढ़ जाए, अगर आपका कोई लोन पूरा हो रहा है, गाड़ी का लोन खत्म हो गया, अब आपका ज्यादा बचने लग गया, तो वो रकम बढ़ा दीजिए। लंबे समय का पैसा आपका इक्विटी में लगना चाहिए। तो ये जो आपके इनकम के साइकिल से मैच करना, आपके बचत के साइकिल से मैच करना, और जो ये एसआईपी का सिंप्लिसिटी, अगर आप इसको वैल्यू एवरेजिंग करिएगा, कुछ और कीजिएगा, और सस्ते बाजार में आप ज्यादा यूनिट्स ले पा रहे हैं, जो कि हो रहा है। अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे थे और जब बाजार ऊपर था तो आपको कम यूनिट्स मिल रहा था, अभी आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहा है। लेकिन अगर आप गिरे हुए बाजार में ज्यादा पैसा लगाने का कोई प्लान बना के चलते हैं तो ऐसा संभव है, क्योंकि मैंने 2004 से 2008 का दौर देखा है। 2004 से 2008 का दौर जो था, उसके 2-3 साल पहले ही आपकी नौकरी शुरू हुई थी। आपको ध्यान होगा कि मैं उस समय बहुत सारे टेलीविजन वालों के लिए काम करता था। एक मेरा प्रोग्राम चलता था फंड का फंडा, स्टार न्यूज पे। यस। तो वहां पे बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे दर्शक सवाल पूछते थे। तो जब बाजार 10 साल के इंतजार के बाद जब दोबारा 4,000 लेवल पे पहुंचा सेंसेक्स, तो बहुत सारे लोगों ने 4,000 से 5,000 पहुंचने पे अपना बेच दिया। 10 साल से इंतजार कर रहे लोग को जब 25% का मुनाफा हुआ, और जब 5,000 से 6,000 हुआ, तब फिर दोबारा लोग वापस घूम के आने लगे कि ये तो बाजार रुक ही नहीं रहा है। फिर वो 6,000 से 7,000 हो गया, 7,000 से 8,000 हो गया। फिर इस सारे दौर में बीच बीच में 200-400 पॉइंट का गिरावट होता था। 2004 में एक ऐसा समय आया जब वाजपेयी साहब की सरकार बदल गई अचानक। वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनकी सरकार आएगी, नहीं आई, तो एक ही दिन में 10-12% बाजार गिरा था। और लेकिन जो लोग टाइम कर रहे थे वो टाइम ही करते रह गए, क्योंकि वो जो 4,000 से जो बाजार जाके रुका नहीं, वो 20,000 पहुंच गया। 2008 के जनवरी में 21 तारीख तक बाजार देखते देखते 20,800 पे पहुंच गया। और उसके बाद ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर है, उसके बाद जो हमने करेक्शन देखा, जो गिरावट देखी, और उसके बाद 50% की गिरावट देखी, वो एक हाहाकार मच गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए कि अगर आपके पास शुरुआत का पैसा 4 साल पहले का लगा हुआ हो और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपका पैसा आधा हो जाता है, तब भी आपका पैसा दोगुना हो चुका था। इसलिए बाजार को किसी भी बहाना बना, हमेशा आपको लगेगा कोई ना कोई आदमी आपको तरकीब बता रहा होगा कि मैं आपको बताता हूं कैसे टाइम कीजिए। अपने 90% पैसे को टाइम मत कीजिए, कमाइए, बचाइए, लगाइए, और 10% से आपको जो करना है कीजिए, ताकि आपका ओवरऑल बड़ा जो प्लान है जिस पे आप निर्भर करेंगे, क्योंकि इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये जो समाज का परिप्रेक्ष्य है वो बहुत रफ्तार से बदल रहा है। पहले हमारा जॉइंट फैमिली होता था, हम परिवार पे निर्भर कर पाते थे, क्राइसिस नेविगेट कर पाते थे। अभी जो 2-3 बड़ा बदलाव है कि हमारा न्यूक्लियर फैमिली है। हम जितने कम साल काम करेंगे, क्योंकि अब ये जो सरकारी नौकरी और कारोबार का जो जमाना था, जिस तरह से हर इलाके में बहुत भारी कंपटीशन दिख रहा है। आप अगर कोई कारोबार करता होगा तो उसको ऑनलाइन का थ्रेट दिखता है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं तो हमें एआई का थ्रेट दिखता है कि हम जो करते हैं वो तो फटाक से कोई और कर दे रहा है। तो अगर आप ऑफशोरिंग किसी बिजनेस में थे तो वहां पे ट्रम्प साहब का डर लग रहा है, या वहां पे कोई बांग्लादेश और वियतनाम। तो ये जो कंपटीशन जुड़ा हुआ दुनिया, इसका जो असर है, इसकी वजह से अनिश्चितता रहेगी। आप हो सकता है कम साल काम करें, तो ये जो आप 20-25 साल 30 साल जो काम करते हैं, अगर आप 20-25 साल की उम्र से काम करना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक काम करते हैं,
तो आपको इसी अवधि में इंतजाम कर लेना है कि आप 90 साल तक अगर आप जीवित रहे तो आपके जीवित रहते हुए आपका पैसा खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही गंभीर चीज है। आप 30-35 साल कमाएंगे और आपको इसी में 60 साल तक जीवित रहने का इंतजाम कर लेना है। पहला गोल तो आपका ये होना चाहिए। और अगर आप इस नजरिए से नहीं देखें और इसको इस नजरिए से देखने से आपके निवेश के व्यवहार में काफी गंभीरता आ जाएगी। इंटरेस्टिंग। एक और कॉमन जो मैंने देखा है लोगों का एक प्रॉब्लम है एसआईपी में कि 7, 8, 9, 10 स्कीम्स में एसआईपी चल रहे हैं और फिर भी मेरे से पूछते हैं कि कोई स्कीम बता दे जिसमें एसआईपी चालू करूं। तो मैं बोलता हूं तुम ऑलरेडी 7, 8 में लगा हुआ और एक 9वां तुम ऐड करेगा तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम कुछ और मेरे से मिल जाएगा कि तुम 9वां ऐड करेगा तो वही तेरे को पैसा कमाई करा के देगा। तो कुछ आइडियल नंबर है क्या सर कि इतने नंबर ऑफ स्कीम्स में एसआईपी इज मोर देन सफिशिएंट, वी डोंट हैव टू रियली पुट आवर ब्रेन? जी नहीं, ये तो मैं तो वैल्यू रिसर्च में हमारे यहाँ करीब 20-25 लाख लोग अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं और पिछले 20-22 साल से करते हैं। तो हम लोग हर साल अक्टूबर में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि किस पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट्स है। अच्छा। और हमारे पास बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो भेजते भी हैं। हाँ। तो ये बिल्कुल ही अनहोनी बात नहीं है, ये बहुत ही आम बात कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लोग म्यूचुअल फंड कलेक्ट करते हैं और शुरुआती दौर में। और उसके बावजूद मुझे लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं किसी और विकल्प से इसकी तुलना करूं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई और इन्वेस्टमेंट का जरिया हो, उसके बजाय आपने 12 फंड इकट्ठा कर लिया है और 12 में से 6 अच्छे हैं, 6 अच्छे नहीं है, 6 एवरेज से हैं या 2-3 बहुत बुरे हैं, तो भी आप अगर ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया और 10 साल तक अगर होल्ड किया तो फंड, बुरा से बुरा फंड मैनेजर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपके पैसे बनते ही हैं और शायद इंडेक्स से थोड़ा कम बने। और लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी है, वे एक सर्टेन नंबर है जहां जिसके बाद मुझे लगता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन का फायदा निवेशकों को नहीं होता है। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक फंड से भी क्रिएट हो सकता है। अगर आपको 5,000 रुपए लगाना है महीने में और आप 40 साल के हैं तो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा लगाइए या मल्टी एसेट फंड में पैसा लगाइए। इसमें थोड़ा सा पैसा आपका सोना में लगेगा, थोड़ा सा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगेगा, थोड़ा सा अधिकतर पैसा इक्विटी में लगेगा। और जब बाजार गिरेगा तो आपको घबराहट नहीं होगी, और घबराहट नहीं होगी, मुझे लगता है इसका क्रिटिकल टेक अवे है। अगर आप 20-25 साल के हैं तो आप रिस्क लीजिए, बल्कि मुझे तो लगता है कि 20-25 साल के लड़के को सबसे पहले 50,000 रुपया F&O में लगाना चाहिए ताकि वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपको एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। वो जो सेबी का रिपोर्ट बोलता है कि आप 92% आदमी उसमें पैसा गवाता है, तो आपको गवा देना चाहिए। और क्या पता आप वो 92% में नहीं है, 8% में है, तो आपको एक नया कारोबार मिल जाएगा। सही बात है। आप में अगर कोई ऐसा इंस्टिंक्ट है जिसके वजह से आप इतने मुश्किल बाजार में भी आप ट्रेड करके अमीर बन पाते हैं। जी। आपको पता नहीं जिरोडा वालों का कहानी आपको पता है कि नहीं? बता दीजिए। ये जो दोनों भाई थे ये ट्रेडिंग करते थे और ट्रेडिंग करते थे तो मुझे इनके इंटरव्यू से ही पता चला कि ये एक बार बैंकरप्ट हो गए और फिर किसी तरह से दोबारा कॉल सेंटर में बीपीओ में काम करने गए, फिर वहां से थोड़ा पैसा बनाया, फिर दोबारा से अपना ट्रेडिंग करना शुरू किया। और उसके बाद फिर जो छोटे भाई हैं वो उनका ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट काफी शार्प है कहा जाता है। बड़े भाई 2 बार दिवालिया होने के कगार पे आ गए, पहली बार तो हो भी गए थे। तो तब इनको समझ में आया कि भाई ये जो कारोबार है ट्रेड करने का, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप कैसीनो ही खोल दें। तो वहां से शुरुआत हुई और जो एक्टिव ट्रेडर था उस नजरिए से इनको काफी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग था कि लोगों के पेन पॉइंट क्या है, और इन लोगों ने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी काम किया है। बहुत सारे निवेशकों का फायदा हुआ है, बाजार को ट्रांसपेरेंट बनाया है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि
ट्रेडिंग से सस्टेन तरीके से पैसा बनाना उतना आसान नहीं है जितना चलते बाजार में कुछ लोग पैसा बना करके इस भ्रम में रहते हैं कि ये पैसा आसानी से बना सकते हैं और ये बनता रहेगा। तो इससे बचना चाहिए और इसका कोई सस्ता विकल्प नहीं है। जी जी। तो आपके हिसाब से आपको ये कहानी बताने के चक्कर में मैं आपका सवाल का कॉन्टेक्स्ट भूल गया। आपका सवाल क्या था? सवाल ये था कि जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होती है ना कि 10 स्कीम में SIP कर लिया। हाँ नहीं ठीक है, मैं इसको जरा पूरी तरह से ये जवाब को कंप्लीट कर दूं कि किसी एक व्यक्ति के लिए 40 साल के व्यक्ति के लिए जो 5,000 रुपया इन्वेस्ट करेगा या 2,000 रुपया इन्वेस्ट करेगा उसके लिए ये एक फंड काफी है जी। और अगर आपका पैसा 5,000 रुपया महीना अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल के बाद अगर आप 20,000 रुपया कर रहे हैं तो आप 3-4 फंड में कीजिए ताकि 1-2 फंड मैनेजर अगर आउट ऑफ फेवर भी रहे, खराब प्रदर्शन रहे तो आपको बीच में कंसोलेशन रहेगा कि चलिए आधा पैसा तो आपको काम कर रहा है। मैंने देखा है कि अच्छे फंड मैनेजर उनका लंबा पीरियड होता है जब वो अच्छा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं, लेकिन वो सारा कुछ सूद सहित वापस आ जाता है कई बार, क्योंकि अगर वो समझदारी से मैनेज किया हुआ फंड है तो बाजार के बहुत सारे भाग में बहुत बड़ा वैल्यू होता है जिसको कि कम समय में आका नहीं जा सकता। और ये जो हमारा नजरिया कि हर साल कैलेंडर ईयर देख करके रिटर्न उसका सस्टेन, ऐसा होता नहीं है। बाजार में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसमें आपका पोर्टफोलियो शानदार होगा, कंपनियां बड़ी अच्छी होंगी, फंड मैनेजर संभाल के खरीदा है और हो सकता है कि वो 2-3 साल हिलने से इनकार कर दे। वो शेयर को पता नहीं होता कि आपने खरीदा हुआ है और वो कई बार अड़ जाता है कि वो अच्छा कंपनी अच्छा कर रही होगी, उसके बावजूद उसका दाम नहीं हिलता है। तो आपको 3-4 फंड से आप रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। अगर आपका पैसा बहुत ज्यादा हो गया है और आप अपने पैसे को 8-10 तरीके से मतलब 60-70% आपका अगर डाइवर्सिफाई कर जाता है 5-6 फंड से और उसके बाद आप कुछ टैक्टिकल कॉल लेना चाहते हैं तब जरूर 1-2 फंड और कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतरीन फंड, और मैं कुछ बहुत बड़े फंड मैनेजर्स का कुछ बहुत बड़े निवेशकों को मैं एडवाइस करता हूं जिनका काफी बड़ा पैसा बाजार में लगा है और म्यूचुअल फंड के जरिए ही लगा हुआ है और हजारों करोड़ लगा हुआ है। तो वहां पे थोड़ी लाचारी हो जाती है कि कुछ रिस्क मैनेजमेंट या कुछ रिस्क के रूल्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है कि आप इतना पैसा ना लगाएं ताकि आप फंड के 5% से ज्यादा हो, या किसी फंड में आपका इतना पैसा नहीं लगा हो जो कि आपके पूरे पैसे के 5% से ज्यादा हो। तो इस वजह से अगर आप कुछ रिस्क के रूल्स बना लेते हैं अपने आप को तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतरीन पोर्टफोलियो, वेल परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के साथ 6 से 10 फंड में से बनाया जा सकता है। फेयर इनफ। अच्छा, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो चाहे हम खुद ही लेते हैं चाहे हम किसी लोकल एडवाइज़र की हेल्प लेते हैं, तो एक मैंने कॉमन नोशन देखा है कि टॉप परफॉर्मिंग फंड को हम लोग सॉर्ट कर देते हैं और वो जो टॉप परफॉर्मिंग है मान लिया जाता है कि यही आने वाले टाइम पे परफॉर्म करेंगे और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक फंड्स का नाम नहीं लूँगा, गलत हो जाएगा शायद उनका नाम लेना, बट हमने इन दिनों देखा है कि एक दो टाइप के फंड हाउसेस है जिनका रिटर्न बहुत हाई था और लोगों ने उन्हीं में ही पैसा डाला, चाहे लोगों ने खुद डाला थैंक्स टू ऑल द फिनटेक्स जो बहुत इजी कर दिया सॉर्ट करना फंक्शन, या जो एडवाइजर्स है लोकल एडवाइजर्स है उन्होंने डलवा दिया। तो देखा जाए तो टिपिकली यही सारे फंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट द नेक्स्ट फेज ऑफ मार्केट रैली में अंडर परफॉर्म करते हैं। तो आपका सिलेक्शन मेथोलॉजी क्या है रिटर्न के साथ, और आप क्या देखते हैं कि इन्वेस्टर कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सके? हमारा मेथोडोलॉजी वैल्यू रिसर्च में हमने पिछले 1994 में हमने एक म्यूचुअल फंड के रेटिंग का मेथोडोलॉजी बनाया था। वाह। और ये बिजनेस टुडे मैगजीन में पब्लिश हुआ था आपके ग्रेजुएट होने के 7 साल पहले। तो और उस समय से हमारे दिमाग में ये कौतूहल मचा हुआ था कि आप कैसे चुने उस फंड को। और उस समय तो फंड्स भी ऐसे नहीं होते थे जिनको कि आप कभी जब इच्छा हो खरीद लें। जी। म्यूचुअल फंड की रेटिंग की शुरुआत मैंने तब की थी जब भारत में केवल क्लोज्ड एंड फंड हुआ करते थे। आप केवल बाजार में, ये जो सारे फंड थे ये फिक्स डिपॉजिट की तरह लॉन्च होते थे और उसके बाद ये बाजार में लिस्ट होते थे
और आप बाजार के जरिए डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे खरीदते थे, मास्टर शेयर, मास्टर गेन और मास्टर प्लस, आपको याद होगा, कैन बोनस, कैन शेयर, और इंडियन बैंक और एसबीआई का मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस, और ये सब। उस समय करीब 40 फंड थे जो कि लिस्टेड थे, और तब से शुरुआत हुई थी। तो तब से हमने, आज जो म्यूचुअल फंड का जो यूनिवर्स है वो बिल्कुल बदल गया है। अब सारे ओपन एंड फंड हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। रोज अब आपको इसका शाम को 9-10 बजे तक एनएवी मिल जाता है। हर महीने आपको इनका पोर्टफोलियो मिलता है, खर्चा कितना हो रहा है पता चल रहा है। हमारा एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जो फंड 3 साल और 5 साल की अवधि में अपने इंडेक्स को बीट कर पाता है वो एक अच्छा फंड है। ओके। और बेहतरीन फंड कौन होगा ये गेस करना हमारे लिए भी मुश्किल है, और किसी और के लिए भी मुझे लगता है असंभव ही है। हम मोटे तौर पे जान सकते हैं कि ये फंड अच्छा है, और जो अच्छा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो ये उम्मीद करते हैं कि वो जारी रहेगा। लेकिन ये 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, और इसके बाद ये देखने के बाद कि वो अपने बेंचमार्क को 3 साल और 5 साल की अवधि में बीट करता है, आप हैरान होंगे। यहीं पे 70% आपके फंड अब का यूनिवर्स छोटा हो जाता है, 15-20% ही बच पाते हैं। उसके बाद अगर आप गहराई से, हम हर फंड मैनेजर से बात करते हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हर एक फंड मैनेजर हमसे बात कर पाते हैं, या हम लोग बात कर पाते हैं जानने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और हमारी भरसक कोशिश यही होती है कि हम बातचीत में, कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो रिटर्न अचीव किया गया है ये किसी प्लान के तहत हुआ है या तुक्का था। क्योंकि अच्छे बाजार में सबका तुक्का काम कर रहा होता है। आप इंडेक्स बीट, बल्कि तुक्का ज्यादा काम करता है, और जो ज्यादा रिस्की फंड होता है वो ज्यादा अच्छा बीट करता है। अगर कोई फंड थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट कर ले, वहां लगाए जहां पे मोमेंटम है, और तो वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा और उसका तुरंत असर दिखता है। तो इसलिए ये जो 3 साल की अवधि है, इसमें कोई भी अगर इस तरह का कोई लकी फंड है जिसने ज्यादा रिस्क लेकर के अगर परफॉर्म किया है, तो वो आमतौर पे पकड़ा जाता है। कि मतलब ये गिरावट के दौर में ये साबित हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ सब कुछ ठीक नहीं है, या सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड नहीं है। तो ये सिंपल सा आपका चेकलिस्ट है जिससे आपको पता चल पाता है, और इसलिए मेरी सलाह होती है। लेकिन अगर बहुत सारे निवेशक, ये अगर आप चिंतित हैं कि आपको बेहतरीन फंड चुनना है और आपको सॉर्ट करके नहीं चुनना है, एक तो क्या, आपको अगर जैसे मन करे वैसे आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल होल्ड करते हैं तो घटिया फंड भी चुन लीजिएगा तो आपको फायदा ही होगा। अगर आप एसआईपी कर लेते हैं 3 साल तक तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप अच्छे अच्छे फंड मैनेजर को आप बीट करेंगे। तीसरा चीज कि अगर ये बहाना बन रहा है कि आप इन्वेस्ट करेंगे जब आप अच्छा फंड चुन पाएंगे, तो बहानेबाजी बंद कीजिए, एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए। कम से कम आप इंडेक्स के बराबर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि इक्विटी में पैसा लगाना बहुत जरूरी है, और इक्विटी में ढंग से पैसा लगाना बहुत जरूरी है। और ढंग से पैसा लगाना यही है कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए और एसआईपी कीजिए, और शुरुआत तुरंत कीजिए। क्योंकि बहुत बार लोग मुहूर्त निकालने में ही 2-4 साल बिता देते हैं, और ये जो कंपाउंडिंग का जादू है इक्विटी में, वो बिना ये जो कंपाउंडिंग जो ट्रिगर होता है वो 10 साल के बाद होता है। आप जब 5,000 रुपए से चालू करते हैं, और जब आप देखते हैं कि जब आपका एक जो पूंजी इकट्ठा होती है और जब वो एक रफ्तार से बढ़ती है, और आपको अंदाज होता है कि आप जो लगा रहे हैं पैसा वो तो कुछ है ही नहीं इसकी तुलना में कि आपका कितना पैसा लगा हुआ है। और ये जो कंपाउंडिंग का जादुई असर आपके दिमाग पे तभी होता है, या तो उसमें 10 साल लगता है, और इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, और उसके पहले, और ये आमतौर पे नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है कि इस 10 साल में आपको अचानक कभी आप बच्चे के साथ जाइएगा, और कलकत्ता में अगर आप हैं और फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो आपको अचानक एलसीडी टीवी बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तो कुछ और होगा, कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही डिसिप्लिन चाहता है जी। क्योंकि आपके पास जो भी पैसा है, आज आप मन मार रहे हैं ताकि भविष्य आपका सुरक्षित हो। तो जिस दिन भी आप सोचते हैं कि नहीं चलो आज मन नहीं मारते हैं, तो आपके पास कैपिटल है, तो आप उसको एक्सेस कर लेते हैं।
तो इसलिए बहुत बार लोग अपने कैपिटल को एक्यूमुलेट होने देते ही नहीं है जब उनके दिमाग में ये साबित हो जाता है कि नहीं, ये छेड़छाड़ करने वाला चीज नहीं है ये, और उसमें और अपने एक्सपीरियंस करने का कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। सर ये एक बार वही एसआईपी वाला कंटिन्यू करता हूँ कि कुछ जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है एसआईपी के, चाहे वो ईटीएफ है, चाहे जो मल्टी कैप फंड्स एक्सेट्रा है, पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो विशाल है और इसके पास क्रिएटिव प्रोडक्ट्स भी काफ़ी है। जैसे मोमेंटम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स है, जैसे क्रिएटिव कॉन्ट्रा प्रोडक्ट्स, जैसे बहुत सारे हैं। तो आप बिलीव करते हैं कि थोड़ा पैसा कुछ एग्जॉटिक बोल लीजिए या क्रिएटिव प्रोडक्ट्स में भी डालना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा रिटर्न अगर आ पाए उसमें, तो उसमें भी ट्राई तो करना ही चाहिए। जैसे इन दिनों लास्ट ईयर में कई लोगों ने हांगकांग ईटीएफ वाले प्रोडक्ट्स में पैसे डाले थे कि चाइना अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से और अब लग रहा है, तो जिन्होंने डाले थे पैसे उन्होंने 40-50% रिटर्न जनरेट किया था। अभी तो फॉल हो गया बट रिटर्न तो अच्छा जनरेट किया। तो थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड का किया जा सकता है क्या क्रिएटिव प्रोडक्ट्स में भी डाल के? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आपके अधिकतर पैसे से नहीं करना चाहिए। अच्छा। और आपका जो इंटरनेशनल एलोकेशन है, और मुझे नहीं लगता है कि ये क्रिएटिव प्रोडक्ट है, ये बहुत मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट है। ओके। जो चाइना में लगाने वाला फंड है, उसमें हर एक चाइनीज का 100% पैसा उसी फंड में लगा हुआ है। वो हमारे लिए मेन स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकतर पैसा इंडिया में लगा हुआ है और हम पूरी दुनिया के बाजार के केवल 3% हैं और हमारा 100% पैसा यहाँ लगा हुआ है। उसके अलावा दुनिया की बहुत सारी इफिशिएंट कंपनी भारत में नहीं है। हम बहुत सारी सेवाएं अभी यूज कर रहे हैं। हम जूम पे बात कर रहे हैं और जूम यूएस में लिस्टेड है नैस्डैक पे। पिछले 4 साल में 8 गुना दाम बढ़ा है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और हम गूगल वर्कस्पेस यूज कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं। ये जो कंपनियां हैं, अगर आप देखिए कि फैंग प्लस जो 10 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो भारत की पूरी बाजार की 4 गुना बड़ी है शायद। तो 4 भारत जैसी बाजार मिल करके उतने बड़े होते हैं। नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूं, पर कुछ ऐसा ही है, कुछ मल्टीपल है जी। तो हम दुनिया के एक बहुत छोटे से भाग हैं और विदेशी बाजार में पैसा लगाना, क्योंकि अभी तक ये रिस्ट्रिक्टेड है और अभी दोबारा से रिजर्व बैंक की पाबंदी की वजह से आसानी से लगाना मुश्किल हुआ है। इसलिए जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए, इक्विटी में पैसा लगाइए और अच्छी कंपनियों की इक्विटी में पैसा लगाइए और धीरे धीरे लगाइए। उस नजरिए से चाइना में पैसा लगाना भी उचित है, यूएस में भी पैसा लगाना उचित है, और कोई भी ज्योग्राफी जहां पे आपको परफॉर्मिंग कंपनी मिले या तो सस्ता हो, वहां लगाना चाहिए। बात है कि आपको क्या दूसरे स्टाइल में लगाना चाहिए। अगर एक आप अच्छे फंड का चुनाव करते हैं, तो आपके पास ये 2-3 तरीका है पैसा लगाने का। आप डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं? आप डाइवर्सिफाई ऐसे करते हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपका 50 कंपनी में पैसा लग गया। आप स्टाइल से भी डाइवर्सिफाई करते हैं, आप कैपिटलाइजेशन से डाइवर्सिफाई करते हैं। तो आप जब मल्टी कैप फंड में लगाते हैं तो वहां पे निर्धारित किया जाता है कि मल्टी कैप कम से कम 25% इक्विटी लार्ज कैप में लगेगा, 25% मिड कैप में लगेगा, 25% स्मॉल कैप में लगेगा, बाकी 25% जहां मन करे वो लगा ले, वो उनका डिस्क्रिप्शन है। तो एक तो आप कैपिटलाइजेशन से डाइवर्सिफाई करते हैं। उसके अलावा 2 तरीके का फंड मैनेजमेंट है। वो फंड मैनेजर्स जो रफ्तार से चलती हुई कंपनियों पे, बढ़ती हुई कंपनियों में पैसा लगाते हैं और उसके लिए वो प्रीमियम देने को तैयार होते हैं। दूसरे फंड मैनेजर वो है जो कि रफ्तार से बढ़ती हुई कंपनी में पैसा लगाते हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार नहीं है। उनका रीजनेबली प्राइस्ड होना बहुत जरूरी है। और ये दो नजरिया है। कोई व्यक्ति ग्रोथ के लिए पैसा देने को तैयार है, दूसरा व्यक्ति कभी भी ग्रोथ के लिए पैसा नहीं देगा, बल्कि उसको कोई बार्गेन मिलना चाहिए, उसको रीजनेबल दाम पे, उचित दाम पे, वाजिब दाम पे उसको कंपनी का। और ये दोनों बाजार में काम करता है और दोनों जरूरी है। तो ये जो कॉन्ट्रा है, डिविडेंड यील्ड है या वैल्यू है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरा नजरिया है। और अधिकतर फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। अगर आपको एक ही फंड में दोनों चीज मिल जाए, अगर आपको ब्लेंडेड स्ट्रेटजी मिल जाए, जो कि मुझे बहुत फंड में दिखता है, तो बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स में दिखता है, तो
और अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स भी देखें हम्म तो ये भी एक तरह से ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप निफ्टी की 4 बड़ी कंपनियों को जो रफ्तार से बढ़ रहे हैं उनको देखेंगे तो वो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, हम्म और जो नीचे वाले हैं जो कि 7% उनमें डिविडेंड यील्ड है वो वैल्यू स्टॉक है। हम्म ये अपने आप में ये एक्सोटिक नहीं है। हाँ, एक्सोटिक ये होगा जब आप ईवी कोई नया स्ट्रैटेजी बनाया गया, कोई नया सेक्टर बनाया गया और उसका नामो निशान नहीं है। हम्म या अभी उसको चूंकि बाजार, क्योंकि और इनके बनाने के पीछे एक कारण है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत क्रिएटिव इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, एक कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, और बहुत वेल इंटेंसली रेगुलेटेड कंज्यूमर प्रोडक्ट है। हम्म तो जब कंज्यूमर प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो कंज्यूमर प्रोडक्ट का तो डेफिनेशन यही है कि आपको किसी तरह से लुभाया जाए। आपको बताया जाता है कि ये इससे ज्यादा साफ कपड़ा धुलता है, इससे ज्यादा बढ़िया समय दिखता है, इससे ज्यादा बढ़िया आपका घड़ी आप खरीदते हैं वैसे देखते हैं, चश्मा खरीदते हैं वैसे खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं वैसे खरीदते हैं, तो शैम्पू खरीदते हैं, जब आप शैम्पू की दुकान में जाते हैं तो वहां पे 100 ऑप्शंस उपलब्ध हैं जी और शायद 400-500 ऑप्शन जो कि वहां उपलब्ध नहीं है वो डिजिटली उपलब्ध है, जी जिसका कि एक अलग फैन फॉलोइंग होगा। तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह है और बहुत सारे, और बाजार बहुत बड़ा है, और फंड मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट केस बना करके, लेकिन आम तौर पे ये निवेशकों के लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह है उसका एक बहुत ही बेसिक कारण है, चूंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, बनाया ही तब जाता है जब आसानी से किसी को समझाया जा सके कि देखिए जी, अगर आपने लगाया होता तो देखिए कितना कमाल का होता है, और उस समय ये बेचना आसान हो जाता है। और जब ये बेचना आसान हो जाता है तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि तब तक खेल खत्म हो चुका होता है क्योंकि ये सारी कहानियां नैरो होती हैं। ये सारी कहानियां जब चल चुकी होती हैं तब इनको बताया जाता है, तब इन्हें बेचना आसान होता है। बेचने के तुरंत बाद शायद थोड़े दिन ये चल भी जाए, इसलिए आपको किसी नए फंड में और किसी एक्सोटिक फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा फंड जो कि विदेशी बाजार में लगा रहा हो, एक ऐसा फंड जिसका कि एक छोटा भाग विदेशी बाजार में लग रहा हो, तो उसे मैं एक्सोटिक नहीं मानता हूं, वो मेन स्ट्रीम फंड है। आप और आम तौर पे आपको एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल का चुनाव करना चाहिए और एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। सही है। तो सर, ऐसा माना जाता है कि जो बड़े फंड होते हैं जिनके पास काफी बड़े पैसे मैनेज करने के लिए होते हैं, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े अब हो गए, और छोटे फंड्स होते हैं, तो जनरली बड़े फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि उनको उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में डालना पड़ता है जहां पर लिक्विडिटी है, और छोटे फंड्स थोड़े एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं। आपका भी डेटा यही बोलता है? आप बिलीव करते हैं इस चीज में? हाँ, मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ जी कि जब फंड बड़े हो जाते हैं तो मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ये बिल्कुल ही लाचारी वाली बात है कि आपने देखा होगा कि अभी जो फ्लेक्सी कैप फंड जितने भी चल रहे हैं, जितने भी हैं, जितने भी बड़े हैं, और बल्कि 8-10 फंड ऐसे हैं जो कि 30-40 हजार करोड़ से बड़े हैं, और ये हैरानी की बात नहीं है कि उनका 90% पैसा लार्ज कैप्स में लगा हुआ है। तो लार्ज कैप में लगा होना एक ऐसे समय में जब पिछले 2-3 साल से मिड कैप और स्मॉल कैप का बूम देखा गया हो, उसमें इन फंड्स में का केवल 10% पैसा केवल उन कंपनियों में लगना, ये इनकी लाचारी है। अगर आप 70,000 करोड़ का फंड चला रहे हैं और अगर उसका 10% भी आप स्मॉल कैप में लगा रहे हैं तो ये आप 7,000 करोड़ का उसमें आप स्मॉल कैप फंड चला रहे हैं। 7,000 करोड़ का स्मॉल कैप फंड चलाने के लिए आपके पास कम से कम 150-200 कंपनी होना चाहिए रीजनेबल लिक्विडिटी के साथ। आपके पास 4 फंड मैनेजर होना चाहिए उनके रिजल्ट को ट्रैक करने के लिए जी। उसके लिए एक एडिशनल डीलिंग फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनियों का शेयर खरीदने के लिए आमतौर पे बड़े वॉल्यूम में आप इनके शेयर नहीं खरीद पाते हैं। बराबर है। आपको प्रमोटर से, किसी दूसरे निवेशक से एक बड़ा नेगोशिएटेड डील करना पड़ता है, और तो इसको चलाना मुश्किल है, और ये इनकी लाचारी है। तो ये स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं, और भारत का जो बाजार है उसमें जो सब्सटैंशियल अल्फा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स से आता है, क्योंकि लार्ज कैप का यूनिवर्स तो 100 ही है, और उसमें आप क्या हटा दीजिएगा और क्या जोड़ लीजिएगा। और ये जो स्मॉल कैप यूनिवर्स है ये 2,000 करोड़ कंपनियों का है, उसमें बहुत सारी कंपनियां
20-25 हजार करोड़ की ढेर सारी कंपनियां हैं। वहां पे आपके देखने का, आपके नजरिए का, आपके वैल्यू एडिशन का, आपके अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने का, अहेड ऑफ द कर्व होने का आपको प्रीमियम मिलता है आपको। और शायद हम इसीलिए फंड मैनेजर को वो फंड में वो फी देते हैं कि आप जाइए, मेरे लिए ऐसी कंपनी को लाइए, ले आइए जो कि रफ्तार से बढ़े और औरों को नहीं पता हो इस बारे में। तो अच्छी कंपनी खरीदना एक बात है, अच्छी कंपनी खरीदना जो दूसरों को इसके बारे में नहीं पता है। हम फंड मैनेजर को इसलिए हम 1% या 0.25% का फीस देते हैं। जी, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि म्यूचुअल फंड का मंथली डिस्क्लोजर होता है, तो अच्छी कंपनी हिडन तो नहीं रहती है, वो तो सामने आ ही जाती है। नहीं, ये सब कुछ विश्वास का है। ये छुपाना तो आज के बाजार में कोई छुपाना जी तो म्यूचुअल फंड तो महीने में डिस्क्लोज करता है। जी आपको तो उस दिन के शाम के भाव कॉपी में रिकॉर्ड में दिख जाएगा कि कितने बड़े डील्स हुए, कितना ट्रांजैक्शन था, कितना टर्नओवर था। ये तो सौदे के साथ ये बाजार, हमारा बाजार तो बिल्कुल जादुई तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है। करेक्ट और करेक्ट। ये भांपना बड़ा आसान है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन केवल जानना काफी नहीं है, जी विश्वास करना। और आपको ध्यान होगा कि एचडीएफसी हमारे बाजार की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है। जी 1990 में इसका पब्लिक इशू आया था और तब से ये चलता गया और अभी 20-30 साल हो गया। अभी आप 1-2 साल से लोग इसको बहुत कोस रहे हैं कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद से किसी का पैसा बना ही नहीं, ये बढ़ने जी का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा डिविडेंड देने के बावजूद भी वहां पे उस तरह का ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो बैंक है, एक नई बैंक आई, हर 3 साल पे दुगना हो जाती थी और ये क्रम चलता रहा और ये 30 साल तक चलता रहा, हर 3-4 साल पे दुगना हो जाना। लेकिन इस पूरी अवधि में 5 बार ऐसा मौका आया जब इसका दाम अपने रीसेंट टाइम के पीक से 50% गिर गई थी। जी तो बेहतरीन कंपनी जिसमें लोगों का विश्वास है, एक और अभी भी आप देख रहे होंगे कि ऐसी कंपनी जो कि भारत में नाम बना चुकी है, सबसे बड़ी कंपनी हो गई है, उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। लोग 4 आना ज्यादा ब्याज दे करके एचडीएफसी से लोन लेना चाहते हैं वैलिडेशन की वजह से। उनका रीच देखिए कैसा हो गया है। और इतनी बड़ी बैंक जो कि 1990 में जिसकी शुरुआत हुई थी, ये होने के बाद इतना लंबा सफर करने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से आके बोलता है कि इन्हें नहीं पता है इसको कैसे चलाना चाहिए। इनका जी लोग भूल जाते हैं। और यही वही मैनेजमेंट है। हो सकता है कि उनके हेडविंड्स हो सकता है अब ये रिपीट नहीं हो सकता है कि ये स्टोरी उतना लंबा नहीं चले जितना कि जैसा पहले रहा है उसी तरह से चले। लेकिन ये कहानी है जो कि और एचडीएफसी में पैसा बनाने वालों के लिए जरूरी था कि वो इसमें बने रहते। वो हर एक जो 4 मौका आया जिस समय ये अपने पीक से 50% गिर गई थी, उस समय इसका लोगों का बने रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो केवल कंपनी के बारे में जानना काफी नहीं है। जी आप पे निर्भर करता है कि आप कितना जानते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितना समझते हैं और कितना बारीकी से समझते हैं आप, और कितना आप देख के समझ के विश्वास करके, और आप कितना इंस्टिंक्ट बिल्ड कर पाते हैं। क्योंकि वो अगर आपके पास पल्स नहीं है तो आपके लिए शायद स्टॉक, अगर आपकी नींद उड़ जाती है अगर आप 5% गिरने पे, तो शायद आपको स्टॉक में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इक्विटी फंड में भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन शेयर में पैसा लगाने के लिए जरूरी है कि आप इसके बारे में थोड़ा देखिए, जानिए, समझिए, लगाइए। और केवल अच्छी कंपनी में मत लगाइए, उसको पकड़ के भी रखिए। और अच्छी अच्छी कंपनियों का दाम आधा होता है। जी जी, फेयर पॉइंट है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कि कभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से किसी भी तरह से एग्जिट प्लान करना चाहिए क्या, चाहे वो कोई स्कीम लेवल पे है चाहे एसेट क्लास लेवल पे है। ओवरऑल तो आई एम श्योर आप बोलेंगे कि ओवरऑल तो कभी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एसेट एलोकेशन जो हम लोग ऊपरी लेवल पे करते हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमको अपना एसेट को रीशफलिंग करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। एक आपके कारण है। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे थे कि 3 साल के बाद गाड़ी खरीदना है, अपना अपग्रेड करना है, और आप 18,000 रुपए का एसआईपी शुरू किए थे कि बड़ा गाड़ी वो लेना है, और वो 36 महीने के बजाय वो
28 महीने में पूरा हो गया है, हाँ तो हाँ, तुरंत पैसा निकाल के कार के शोरूम में जाइए। अच्छा, अ, नाइस नाइस। क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे और वो गोल पूरा हो जाए। जी और वो 36 महीने में नहीं होगा, 40 महीने में होगा, तो 4 महीने का और पेशेंस रखिए। जी। ये दोनों स्थिति बन सकती है। दूसरा कि आप जब भी किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा वो जब आ जाए तो उसके पहले निकालने की तैयारी कीजिए और उस पैसे को निकाल लीजिए अपने अपनी वजह से। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है कि आपको एसेट एलोकेशन समय के साथ करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक आप 5 साल तक इन्वेस्ट नहीं कर लें, आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड नहीं करना चाहिए। पूरा पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए, और जब वो मीनिंगफुल हो जाए, आपके 5 साल की बचत जो कि बढ़ करके इतनी हो जाए कि वो आपके 5 साल की आमदनी जैसी लग रही हो, तब आपको उसमें 10%, 15% पैसा बेच करके फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए, ताकि आप जब जब भी ये ट्रम्प टैंट्रम, कोविड ऐसा मौका है, तो आप कम से कम कॉन्सोलेशन के लिए ही कुछ फिक्स्ड इनकम बेच के आप इक्विटी में पैसा लगा पाए। तीसरा चीज, जब जब आपने जिस वजह से उस फंड में पैसा लगाया था, वो वजह अगर खत्म हो जाए, और वो 3-4 वजह से खत्म हो जाता है। आपने किसी फंड को अच्छा करते हुए देखा, जैसा मैं कह रहा था कि आप 3 साल और 5 साल तक कोई फंड अपने इंडेक्स को बीट कर रहा है और अब बीट करना बंद कर दिया, तो आपको एक दो साल समय देना चाहिए, उसके बाद फंड बदल देना चाहिए। समझ गया। तो थोड़ा सा अपने सेंसेस को ओपन रखें, खाली बस डाल दिया पैसा और साल भूल में गए। एक बार रिव्यू करें, साल हाँ में एक बार रिव्यू करें, जी और उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा फंड तुलनात्मक तौर पे अच्छा कर रहा है, नहीं जी। कर रहा है। और अगर आप ये बहुत सारी कहानियों से बचते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। ओके, गुड सर, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम धन्यवाद से विवेक जी। मेरी इच्छा थी आपसे बात करने की, और इस सब्जेक्ट बहुत पे। समय लग गया हम लोग को बात करने में, जी लेकिन मुझे भी बड़ा मजा आया ये सब कहानी आपको आसानी से समझाने में। जी सर, थैंक धन्यवाद यू सो आपका। मच। आपको मैं क्या समझाऊंगा, लेकिन हाँ, आपके दर्शकों के लिए ये मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक रियली यू, थैंक अप्रिशिएट। यू, बाय सर। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.